अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो भी है आपका, यहाँ पे जो आपने लिखा है ds, या सिंपल हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि हाँ बेटा यहाँ पे जो आपने लिखा है वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट ds, वेयर ds रिप्रेजेंट, आप लोग कहते हैं कि ds का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे f फोर्स, ds डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई किया है वो पॉइंट अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो होता है ds। ठीक, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा कि एक रिजिड बॉडी है m मास का, इसको आपने ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई किया राइट डायरेक्शन में। अब अगर मैं इस पे फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। मैंने कहा कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, ये मैंने कहा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। ठीक, इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि इस वाले पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई किया था। रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां पे डिस्प्लेस हुआ। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इसका डिस्प्लेसमेंट और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में सेम है, इसलिए हम लोग यहां पे डिफाइन कर देते हैं कि ds का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल आपने लिया, इस केस में ये क्या है, स्पंज। स्पंज आपने देखा होगा, सिंपल है, स्पंज का मतलब क्या है, जो अपना कंप्रेस हो जाता है। तो मैंने यहां पे स्पंज ले लिया, इस वाले पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई किया। ठीक, इस वाले पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे वॉल के अगेंस्ट में आपने इसको लगा के रखा हुआ है। अगर मैं वॉल के अगेंस्ट में लगा के रखूं तो जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ds का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ है। उसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आपको 0 नहीं मिलती है। यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मैथमेटिकली जो आपका कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से जब आपने सोचा कि ds का मतलब क्या है, ds का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो अभी तक हम लोगों के दिमाग में था कि ds का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें, ये तो आपने स्पंज है, इसको आपने किसके अगेंस्ट में लगा के रखा हुआ है, वॉल के अगेंस्ट में, तो पार्टिकल तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। लेकिन वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं आती है, क्यों? क्योंकि ये जो ds है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। स्पंज है, स्पंज में अगर मैं इस सारे पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। मैंने कहा ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हुआ तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, तो ये पॉइंट तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा कि स्मॉल ds हुआ, तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? अब हम लोग इसी पे थोड़ा आगे चलते हैं। यूनिट, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल।
ये आपकी कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट है। और सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है वर्क डन की, या जूल के सीजीएस में क्या होती है? अर्थ। ये सीजीएस यूनिट है एनर्जी की या वर्क डन की, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे? स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। स्मॉल वर्क डन अगर आपने निकाल लिया और मेरे को टोटल वर्क डन पूछा है, अगर मेरे को टोटल वर्क डन पूछा है तो मैं सिंपल क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि स्मॉल वर्क डन हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। वर्क डन वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन अगर आपका स्केलर क्वांटिटी है और स्मॉल वर्क डन अगर आपने निकाल लिया और आपसे ये पूछा गया कि होल पाथ के लिए वर्क डन कितना होगा, तो मैं सिंपल उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो होल पाथ के लिए आपको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। अब स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट ds। एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ आई, जे और के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो फोर्स को आपने ले लिया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया फोर्स का। ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लिखा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। यहां पे स्मॉल वर्क डन इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू f डॉट ds। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। ये वैल्यू आ गई fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, ठीक है। ये तो स्मॉल वर्क डन आ गया। अब मैंने कहा कि मेरे को तो टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दूंगा। तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, या आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन। तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला हो गया वर्क डन निकालने का। हाउ टू फाइंड वर्क डन मैथमेटिकली, तो इस फॉर्मेट को आप लोग लिख लीजिए। हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस केस में हमें सिंपल f डॉट ds अप्लाई करना है और किस केस में सिंपल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन बेसिक रूल हम लोग क्या याद रखेंगे? जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व करें। प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलेगा कि कब हम लोग f डॉट ds करें या सिंपल कब हम लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व करें। लेकिन बेसिक आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि वर्क डन का ये हमारा फॉर्मूला है और इसी को हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे वाले पार्ट्स को पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, नोट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ये फोर्स आपने लगाया किसी भी पार्टिकल पे और वो पार्टिकल आपका डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। पहले पार्टिकल आपका ए पोजीशन पे था जिसका कोऑर्डिनेट था 2,3। उसके बाद आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये पार्टिकल पहुंच गया 4,5 पे। इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एट ए एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एट बी। मैंने ये फोर्स अप्लाई किया पार्टिकल पे, पार्टिकल ए से बी तक मूव कर गया, तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स।
इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो हम लोग सिंपल जो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। fx का मतलब क्या होगा, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें i का कोफिशिएंट 2, dx प्लस j का कोफिशिएंट 3, तो fy की वैल्यू कितनी होगी 3, dy fz की वैल्यू कितनी है, इस केस में fz की वैल्यू कितनी है, मतलब कि k का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो इसको सिर्फ 0 रहने दीजिए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिमिट्स में आएंगे। यहाँ पे क्या है dx, इसका मतलब पार्टिकल का x डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। पार्टिकल का x इनिशियल पोजीशन क्या था, पार्टिकल का x इनिशियल पोजीशन है 2, पार्टिकल का x फाइनल पोजीशन, पार्टिकल x डायरेक्शन में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है। पार्टिकल 2 से कहां डिस्प्लेस हो गया 4 पे, तो आपने अपर लिमिट लगा दी 4। ठीक है, नेक्स्ट y डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी 3, और y डायरेक्शन में पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या है 5, तो आपने लोअर लिमिट रखी 3 एंड फाइनल पोजीशन इज 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, it comes to be integration of dy y, put the limit 3 to 5, वैल्यू पुट कीजिए लिमिट्स में 2 4 minus 2 plus 3 5 minus 3। देखिए लिमिट कैसे पुट करते हैं, अगर किसी को नहीं आता तो ध्यान से सुनिए कि इंटीग्रेशन में आप लोग लिमिट कैसे पुट करते हैं। जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह आप लोग फाइनल वैल्यू पुट करेंगे माइनस इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे भी वेरिएबल y है, तो y की जगह फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 into 2 plus 3 into 2, it comes to be 4 plus 6 is equal to 10। तो आपने ये वर्क डन निकाल लिया। क्लियर है यहां तक? बेटा इसको नोट कर लीजिए, बेटा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि एक ब्लॉक है 2 kg का, 2 kg ब्लॉक, इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है और मैंने यहां पे दिया ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ मींस देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। एक फोर्स प्रोवाइड किया आपने 10 न्यूटन का, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये है 37 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया, और ये भी गिवन है t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दैट मींस 2 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट पोजीशन। जो 2 kg ब्लॉक है वो आपका रेस्ट पोजीशन पे है, और t इज इक्वल टू 0 पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक, इसमें अब आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 10 न्यूटन के फोर्स ने 2 kg ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया। ठीक, अब यहां पे अगर ध्यान से देखें, मेरे को यहाँ पे जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे x कंपोनेंट निकालूं तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री, और वर्टिकल y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, इट कम्स टू बी 10 into 4/5, ये हो जाएगा 8
एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है 8 न्यूटन। उसी तरीके से जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है 10 sin 37 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 10 cos 37। इसकी वैल्यू आई 8 न्यूटन। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, 10 into 3/5 and it comes to be 6 न्यूटन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। अब अगर आपने एफबीडी पढ़ा हुआ है तो एफबीडी के हिसाब से 2 kg ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है mg। तो ये है आपके 2 into 10 दैट मींस 20 न्यूटन। मैंने सब फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं क्योंकि इसके बाद ही मैं एनालिसिस करूंगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या चीजें करूं। ठीक, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 20 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अभी मैं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू है आपकी 20 न्यूटन। सिर्फ इस डायरेक्शन के बारे में बात कीजिए, मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मेरे को 2 kg ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो मिनिमम फोर्स कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा 20 न्यूटन। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में आपने कितना फोर्स प्रोवाइड किया है 6 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि ब्लॉक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं कि आपको यहाँ पे दिया गया था स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया 8 न्यूटन। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 8 न्यूटन का लगा रहा हूं तो ये जो 2 kg ब्लॉक है किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी 8 डिवाइडेड बाय मास। मास की वैल्यू कितनी है 2 kg, तो 2 ये आ गई वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन बेटा किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके जो 3 इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो वैलिड है क्योंकि वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने ये भी क्वेश्चन में पता लगा लिया कि फोर्स कौन सा है 8 न्यूटन का, जो कि 2 kg ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा कि 2 सेकंड में ये जो 2 kg का ब्लॉक है हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो गया। हाफ at स्क्वायर, हाफ a की वैल्यू कितनी आई बेटा 4 इंटू टी स्क्वायर। कितने टाइम के लिए पूछा गया है हमसे, 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे टी स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका 8 मीटर आया है, पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया कितने टाइम में, 2 सेकंड में। और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई आपकी 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। तो cos 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1। हेंस देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू है 8 इनटू डिस्प्लेसमेंट 8, दैट कम्स टू बी 64 जूल। यहां तक क्लियर है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में किए हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करना है तो बिल्कुल बेसिक इजियर जो क्वेश्चन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि आपके में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और जो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें इस कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया है। हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रक है, मैंने कहा एक ट्रक है आपका, इस पे एक वेज है जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड वेज, फिक्स्ड वेज। इस पे आपने 2 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ आपने। ये जो ट्रक है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में ट्रक आपका 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। यहां पे आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड। एक और चीज गिवन है, ये जो 2 kg का ब्लॉक है, इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रिस्पेक्ट में 2 kg का ब्लॉक आपका रेस्ट पोजीशन पे है। अब देखिए वर्क डन तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन, लिख देते हैं, अलग अलग पार्ट्स करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ले लेते हैं बाय फ्रिक्शन। ये आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, एक दो फोर्सेस के बारे में और बात करेंगे। यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है कि फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन किया गया। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल 37 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने मान लिया कि एंगल आपका 37 डिग्री है। इसका सबसे पहले एसडीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक। अगर मैं इसका एसडीडी ड्रॉ करूं, ये इंक्लाइंड सरफेस, ये एंगल 37 डिग्री, 2 kg का ब्लॉक, इसका एसडीडी ड्रॉ करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है mg, दैट मींस 2 into g। ये फोर्स कितना होगा mg sin थीटा, दैट मींस 2 into g sin 37, 2 into 10 sin 37 की वैल्यू 3/5, तो 4 3 12 न्यूटन, ठीक है। या आपने इसका एफबीडी बना लिया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये जो आपका 2 kg का ब्लॉक है इज एट रेस्ट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रिस्पेक्ट में 2 kg ब्लॉक आपका रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एफबीडी में देखूं तो एफबीडी में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इस डायरेक्शन में आपको फोर्स कितना मिल रहा है 12 न्यूटन का। अगर इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है तो ब्लॉक तो आपकी स्लाइड करके नीचे आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है। इसका मतलब एक अपोजिंग फोर्स होना चाहिए। वो अपोजिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा फ्रिक्शन। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है क्योंकि दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में है। जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट फोर्सेस लगते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल और ये दूसरा होता है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन आपका लगता है। अब इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया, अगर इसको रेस्ट पे रखना है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा और वो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 12 न्यूटन, तभी तो बेटा ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन
तो सबसे पहले तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जिस फोर्स के कारण मेरे को वर्क डन निकालना था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी 12 न्यूटन है। ठीक, अब आते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, तो 2 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होगा, ये आपका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ट्रक आपका अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, कांस्टेंट स्पीड है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन यही है आपका। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका, स्पीड इनटू टाइम, दैट कम्स टू बी 40 मीटर। 2 kg ब्लॉक इनिशियली यहां पे था, फाइनली 2 kg ब्लॉक यहां पे पहुंच गया। मैंने कहा कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर। ठीक, अब थोड़ा सा एफबीडी में ध्यान से देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, कितना है, 12 न्यूटन। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बेटा किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट डायरेक्शन में। ये तो ट्रक राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, स्मॉल एस। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो मैंने बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस ए डॉट बी। बेटा ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे फ्रिक्शनल और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है, तभी तो मैं ए डॉट बी लगा पाऊंगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, where theta is the angle between vector A and vector B। तो यहां पे मेरे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एंगल 37 है, ये एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 37। ये दोनों पैरेलल हो गए ना, पैरेलल होगा और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, टोटल एंगल 180। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 180 माइनस 37। ठीक है, तो ये एंगल आ गया आपका 180 माइनस 37। क्लियर है, चलिए अब देखिए हमने सब चीजें निकालनी है। मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना किया पार्टिकल का, 40 मीटर। आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 40 मीटर, फोर्स 12 न्यूटन और cos थीटा मतलब कि एंगल निकाल लिया। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। ये 12 इंटू 40 इंटू cos 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। सो इट कम्स टू बी माइनस cos 37। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 इंटू 40 इंटू cos 37। cos 37 याद कीजिए, अभी मैंने बताया था 4/5। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, ये 8 हो गया। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 12 इंटू 8 इंटू 4, ये जूल आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस इतना जूल। बेटा क्लियर है यहां तक सबको। अभी देखिए इसी क्वेश्चन के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको, जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि आपका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था। मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन को डील करूंगा, मेडिकल से रिलेटेड भी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी, ताकि हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर पाए। हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है।
इसको नोट कीजिए बेटा, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बताने वाला हूं। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लिया है, ठीक। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ट्रक तो आपका हाईवे पे चल रहा है, मान लीजिए ट्रक हाईवे पे चल रहा है, ठीक, ये हाईवे है, ट्रक आपका हाईवे पे चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे इसका ड्राइवर होगा, इसको मैं ए मान लेता हूं, ठीक, और एक मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे खड़ा है बी। दो ऑब्जर्वर है, यहां पे एक ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे खड़ा है और एक ऑब्जर्वर आपका ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि इन सब चीजों को कौन एनालिसिस कर रहा है। अगर मैंने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन रेफर टू ऑब्जर्वर बी, मतलब कि बी के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शनल ने कितना वर्क डन किया, तो बी ने सिंपल ऑब्जर्व किया कि फ्रिक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 12 न्यूटन में, और बी के रिस्पेक्ट में मेरे को मान लीजिए मैं बी हूं, मैं जे ग्राउंड पे खड़ा था, मेरे सामने ये ट्रक जा रहा है, मैं सिंपल ट्रक को देख रहा हूं, मेरे को तो किसको देखना है, किसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, 2 kg ब्लॉक का, ठीक है, तो मैं 2 kg ब्लॉक को देखूंगा, तो मैं इसको देख रहा हूं 2 kg ब्लॉक मेरे को मूव करता हुआ नजर आएगा, ये यहां चला गया, तो मेरे रेस्पेक्ट में 2 kg ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, मेरे रेस्पेक्ट में 2 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ 40 मीटर, ठीक है, तो मैंने ये वर्क डन निकाल दिया, ठीक। अब मैंने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, मैं मतलब कि रेफरेंस को चेंज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन है और मैंने क्या पूछा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, ए के रेस्पेक्ट में, मैं ट्रक ड्राइवर हूं, मैं तो 2 kg ब्लॉक को देख रहा हूं, ठीक है, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रक ड्राइवर हूं, मैं 2 kg ब्लॉक को देख रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में 2 kg ब्लॉक मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में तो 2 kg ब्लॉक हमेशा इसी पोजीशन पे है ना, मेरे रेस्पेक्ट में तो 2 kg ब्लॉक कहीं पे मूव नहीं कर रहा, ट्रक ड्राइवर के रेस्पेक्ट में 2 kg ब्लॉक कहीं पे भी मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये तो यहीं पे था, आगे गया तो मेरे को लगा ये तो अभी भी यहीं पर है, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो अगर मैंने यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, तो ए के रेस्पेक्ट में वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रहा है 12 न्यूटन का, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में वो जो 2 kg का ब्लॉक है वो तो रेस्ट पे है, तो मेरे रेस्पेक्ट में 2 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, डी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 जूल, ठीक। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे निकल के, नोट, इसको बेटा सही से नोट कीजिएगा, हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल के एनालिसिस करके हम लोग वहां से कॉन्सेप्ट को निकालेंगे कि इस न्यूमेरिकल से मैंने क्या सीखा। तो मैंने दो चीजें एनालिसिस की, एक आपने वर्क डन निकाला फ्रिक्शन से विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी व्हिच इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेन रोड, और सेकंड आपने निकाला वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए का मतलब क्या हुआ, जो कि ट्रक में बैठा हुआ था, ट्रक ड्राइवर मान लेते हैं, ठीक। तो नोट, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, जब हम लोग v के रेस्पेक्ट में बातें कर रहे थे और जब हम लोग a के रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, तो वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मतलब वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेटा वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि थियोरी में एक दो बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसमें मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं तो मैंने पूछा कि बेटा वर्क डन इज इक्वल टू तो होता है आपका एफएस कॉस थीटा, एफएस कॉस थीटा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एफएस कॉस थीटा। अब मैंने आपसे पूछा बेटा ये जो फोर्स है
ये क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? आप लोग क्या आंसर देंगे? नो सर, फोर्स डजंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट इट डाउन। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, फोर्स क्या है? इट डजंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फोर्स आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मेरे पास मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसका वेट है 20 न्यूटन, ठीक है? मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट है 20 न्यूटन, ठीक? दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर रोड पे जमीन पे खड़ा है और एक ऑब्जर्वर लिफ्ट में खड़ा है, ठीक? अब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक ऑब्जर्वर, मैं तो रेस्ट पोजीशन में, मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूं, और एक ऑब्जर्वर लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है? जो 20 न्यूटन का ब्लॉक था उसको मैंने लिफ्ट में रखा है, उसको मैंने सिंपल क्या किया, स्प्रिंग से अटैच करके लगा दिया, ठीक? अब मेरे से पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि जो लिफ्ट में जो मास को हैंग किया है उसका वेट कितना है? तो मैं क्या कहूंगा कि उसका वेट तो 20 न्यूटन है। लेकिन जो बंदा लिफ्ट में खड़ा था उससे भी पूछा गया, अच्छा भाई ये बताओ तुम तो लिफ्ट में खड़े हो तो उसका वेट कितना है? वो भी सिंपल स्प्रिंग की रीडिंग लेकर बोलेगा इसका वेट तो 20 न्यूटन है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ठीक? तो जो फोर्स होता है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स डजंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। उसका एग्जांपल ये रहा, ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में 2 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 40 मीटर। ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में 2 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। मेरे रेस्पेक्ट में तो 2 kg ब्लॉक हमेशा मेरे को यहीं पे नजर आया, तो मैं क्या कहूंगा? मेरे रेस्पेक्ट में वो तो कहीं पे मूव किया ही नहीं। अगर मूव नहीं किया तो मैं क्या कहूंगा? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, ठीक? तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? बेटा इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है आपका, इससे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और हमें कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोचिंग क्या होनी चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, वो हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है? चलिए मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए, ठीक? और इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके बर्डन से आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप तो हमने देख लिया कि फोर्स वगैरह डिस्प्लेसमेंट इससे रिलेटेड का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड अप्रोच में आते हैं। मैंने कहा 2 kg का ब्लॉक है, इसको आपने ग्राउंड पे रखा है, या आपका स्मूथ सरफेस है। t is equal to 0 पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। आपने क्या किया, इस पे फोर्स प्रोवाइड किया राइट डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू दी गई है 2x + 2। राइट डायरेक्शन में फोर्स है और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2x + 2। मेरे से पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय फोर्स और इसकी फाइनल पोजीशन है 2 kg ब्लॉक आपका इस पोजीशन पे पहुंच गया। ये क्वेश्चन में गिवन है फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर। अगर मैं इस 2 kg ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2x + 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और ये आपका 5 मीटर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया?
फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, देखिए अब सिंपल हमें स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डीएस। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन, जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका मतलब फोर्स आपने सिर्फ और सिर्फ एस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आपको वर्क डन मिल गया एफ एक्स डी एक्स। एक्स डायरेक्शन में आपका फोर्स कितना है, 2x प्लस 2, और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, फोर्स आपका वेरिएबल था, ठीक, फोर्स वेरिएबल है क्योंकि फोर्स इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किए थे वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू वाली थी, 20 न्यूटन 12 न्यूटन। ठीक है, तो इस वाले केस में आपका फोर्स क्या वेरिएबल है, फोर्स डिपेंड्स ऑन x। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एफएस cos थीटा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हर एक के पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर x इज इक्वल टू 2 मीटर ले लिया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो जब पार्टिकल 2 मीटर पे होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 into 2 4, 4 plus 2 6 न्यूटन। जब पार्टिकल आपका 2 मीटर पे होगा तो उस पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 6 न्यूटन। तो हर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू आपकी अलग अलग आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन निकाला, तो आपने स्मॉल वर्क डन निकाला। अब हमें यहाँ पे लिमिट को डिसाइड करना है, तो लिमिट को कैसे डिसाइड करेंगे, x की इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। फाइनली किस पोजीशन पे पहुंच गया, 5, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 5। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2x dx, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर लिमिट 0 to 5 प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx बेटा कितना होगा, x 0 to 5, ये वैल्यू पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिए, 5 स्क्वायर 25 माइनस 0 प्लस 2, अपर लिमिट पुट कीजिए 5 माइनस 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 25 प्लस 10, दैट कम्स टू बी 35 जूल। तो इस फोर्स ने पार्टिकल को 5 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन किया, 35 जूल का। ठीक, अब हम लोग थोड़े से बेसिक पे जाते हैं। आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा कि ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट, बस इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है आपका, एरिया अंडर द कर्व। तो हम लोग यहाँ पे जो वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस, ये हमें क्या दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये तो आपका मैथमेटिकल अप्रोच हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से वर्क डन की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।